चलो सुनो ध्यान से बात। हम लोग सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री का आपका पेपर है 14 दिसंबर को, किसी का 13 को होगा जो आईएससी वाले हैं। तो दोनों के लिए पहले से मैं शेड्यूल बना चुका हूँ। अगर आपको शेड्यूल समझ नहीं आया तो मैं जल्दी से रिपीट कर दे रहा हूँ कि आपको करना क्या है। देखो, आज की क्लास के लिए मैंने बोला था कि आप लोग सॉलिड स्टेट प्रिपेयर करके आना, ठीक है। तो जो मेरे वाले स्टूडेंट्स होंगे तो उन्होंने शायद मेरे नोट से पढ़ लिया होगा, और जिनके पास जो भी नोट्स हैं जहाँ के भी, आप उसी नोट से पढ़िए, कोई दूसरे नोट से नहीं पढ़िए। हाँ, एक बात और, जो बच्चे मेरी क्लास के नहीं हैं और जो पहली बार ही क्लास पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उन लोगों के लिए ये बताऊंगा कि आप बच्चे क्या करो कि मेरी हमने ना लास्ट टाइम पर कुछ रिवीजन क्लासेस ली हुई हैं बहुत शॉर्ट में, जिसमें मैंने डायरेक्टली समझाया हुआ है हर एक चैप्टर को। मैंने उसमें कुछ भी नहीं लिखाया है। अराउंड 35 मिनट का एक क्लास होगा, ठीक है। और हर एक चैप्टर पे 4 या 5 वीडियो होंगे, ठीक है, एक्सेप्ट ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक को मैंने सेपरेटली जीओसी रिएक्शन मैकेनिज्म इस तरह से पढ़ाया कि जीओसी पढ़ाया उसका, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाया शॉर्ट में, जो जो काम काम का रिएक्शन मैकेनिज्म था वो पढ़ाया। फिर उसके बाद हेलो एल्केन और अल्कोहल फिनोल ईथर पर मैंने इस पे एक लेक्चर, इस पे 2 लेक्चर इस तरह से दिए हुए हैं, ठीक है। तो एक्सेप्ट दिस, बाकी सब में आपको 3 या 4, किसी में 4, किसी में 3, किसी में 5, इस तरह से आपको लेक्चर मिलेंगे। अराउंड 35 मिनट का एक लेक्चर है। जिन बच्चों के पास वो रिकॉर्डिंग्स नहीं है, जो नए बच्चे हैं, अगर कोई बच्चा चाहता है तो वो रिवीजन के लिए उन रिकॉर्डिंग्स को ले सकता है। आप आराम से बैठ करके, लेट करके नहीं, बैठ करके आराम से आप उन लेक्चर्स को अटेम्प्ट करिए, बार 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 आप उसको पढ़िए, ठीक है। आप उसको कंटिन्यूअसली उसको जितने बार आप पढ़ो उस लेक्चर से, तो आपको क्या होगा, सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी, सारे की पॉइंट्स आपको एक ही जगह मिल जाएंगे उन लेक्चर्स के थ्रू, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उसको 2x2 की स्पीड में देखिए, ठीक है। क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 3 घंटे का टोटल एक चैप्टर है, तो अगर आप 2x2 की स्पीड में देखोगे तो 1.5 आवर में आप पूरा चैप्टर का रिकॉल देख लोगे, ठीक है। और अगर किसी को 2x2 की स्पीड में समझना है तो आप इसको 1.5x कर देना, ठीक है, 1.5 टाइम्स आप कर देना उस स्पीड को, ताकि आपको वो लेक्चर समझ में आए, ठीक है। तो जैसे कि जिन बच्चों के, जो लोग नए हैं, जिनको नंबर नहीं पता है या पहली बार ही मेरी क्लास में बैठ रहे हैं, तो ये नंबर आप याद कर लो केमिस्ट्री के लिए। अप टू ये अब तक 14 तक मैं चलूंगा आपके साथ, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी केमिस्ट्री जिनकी जहां से भी बिगड़ी है, या जिसको केवल रिवीजन करना है, या जिनकी ऑलरेडी अच्छी है और अच्छी करना है, ठीक है, तो आप जिस भी स्टेट पे होगे, मैं हमेशा ये लेकर चलूंगा अभी से कि आप 0 लेवल पे हो, ठीक है। आपने केमिस्ट्री पढ़ रखी है बट आपको पूरा रिवीजन की नीड है। बट मैं यहाँ पर कोई ऐसा स्पेसिफिक रिवीजन नहीं कराऊंगा, मैं केवल ओरली बताऊंगा कि आपके चैप्टर में ये टॉपिक थे, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। जिन बच्चों के पास रिकॉर्डिंग नहीं है तो वो वहां से रिकॉर्डिंग ले लेंगे, ठीक है। अब मैं चैप्टर का ओवरव्यू दे दूंगा, हर एक चैप्टर का। लेक्चर कहाँ से मिलेंगे आप मेरे को व्हाट्सएप करोगे, मैं आपको तुरंत लिंक सेंड कर दूंगा, जिस भी चैप्टर के आपको चाहिए उस चैप्टर के, ठीक है। एक्सेप्ट मेटलर्जी, मेरे पास मेटलर्जी अवेलेबल नहीं है, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था जब मैं क्लास ले रहा था। तो मेटलर्जी छोड़ करके जो आईएससी के बच्चा अगर कोई होगा तो उसको मेटलर्जी अगर चाहिए होगा तो वो नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो ये आपका बैड लक है कि आपको मेटलर्जी नहीं मिल पाएगा। तो वो आप कहीं से भी प्रिपेयर कर लो, वो कोई इशू नहीं है, आप कहीं और से उसको प्रिपेयर कर लेना। अगर आप नंबर नोट करना है तो आप जल्दी से नोट कर सकते हो। चलो बात सुनो ध्यान से। सॉलिड स्टेट के लिए मैंने आपसे कहा था कि सॉलिड स्टेट प्रिपेयर कर लेना। अच्छा, सॉलिड स्टेट कितने बच्चों ने पढ़ लिया? रेज योर हैंड। आप में से कितने बच्चे सॉलिड स्टेट पढ़ने के बाद इधर बैठे हैं? रेज योर हैंड। अजय, निकिता, पलक, सचिन, प्रतीक्षा, ओके। यही बच्चे बस सॉलिड स्टेट पढ़ के बैठे हैं? असफिया, आशी, हर्ष, पीयूष, नुपुर, ऋषिका, सृष्टि, ओके, आशिता, अभिषेक पढ़ के नहीं बैठा है, आयुषी सिंह पढ़ के नहीं बैठी हैं। कोई बात नहीं, मैंने कहा भी था कि आप लोग एटलीस्ट इस चैप्टर को पढ़ के बैठना, तो आपको चीजें सही तरीके से समझ में आएंगी, ठीक है। तो ये चैप्टर आपको पढ़ करके बैठना चाहिए था, बट कोई इशू नहीं अगर आप पढ़ के नहीं बैठे। मैं सॉलिड स्टेट को जल्दी से रिकॉल आपको करा दे रहा कि सॉलिड स्टेट में क्या था। अच्छा, सॉलिड स्टेट आज ही आपको खत्म करना है, मतलब कल के दिन से आप सॉलिड स्टेट टच भी नहीं करोगे, पेपर तक भी आप सॉलिड स्टेट टच नहीं करोगे, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट का डे आज का ही था शेड्यूल में। अब इसके जस्ट बाद, मेरी क्लास के बाद, जिन बच्चों ने प्रिपेयर नहीं किया है वो लोग सॉलिड स्टेट प्रिपेयर करेंगे, एंड आफ्टर दैट वो बच्चे
सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने कुछ लोगों को बोल रखा है, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और इसके साथ मैंने सीबीएसई वालों से कहा था कि सीबीएसई वाले बच्चे इसके साथ बायोमोलिक्यूल लेके चलेंगे। कल की क्लास तक आपको ये प्रिपेयर्ड करके बैठना है। कल मैं 3 घंटे की क्लास रखूंगा, 3 to 6, 3 से लेके 6 बजे तक ये आपकी क्लास रहेगी, ठीक है। तो ये आपको प्रिपेयर्ड करके रखना है 3 बजे से पहले पहले। और जो टारगेट आपको दिया जा रहा है, सर हाफ पढ़ा है मैंने, कोई बात नहीं। हाँ, तो 3 to 6 आपको पढ़ करके बेटा रेडी करके रखना है इस चैप्टर को। ये दो चैप्टर मैंने बोले, आईएससी वालों से मैंने कहा था कि बायोमोलिक्यूल्स के ऑब्लिक में मैंने कहा था कि आप वो बच्चे मेटलर्जी प्रिपेयर्ड करके बैठे ताकि वो अपने डाउट क्लियर कर पाए, ठीक है। तो बेटा ये चैप्टर्स जो मैं आपको दे रहा हूँ, इसी चैप्टर के वाइज आप चलिए, आपकी पूरे में से पूरे आ जाएंगे केमिस्ट्री में। जितना मैं कह रहा हूँ बस उतना आप कर लें, जितने मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उन क्वेश्चंस को आप लगा लें। याद रखना, अगर आप कंसेप्चुअली चीजों को प्रिपेयर्ड कर लोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी केमिस्ट्री में, ठीक है। यहाँ पर देखो 10th के जो एग्जाम आपके हुए थे, 12th में आप समझ गए होंगे कि 10th और 12th में काफी डिफरेंस आ रहा होगा। अगर आपने फिजिक्स का भी पेपर दिया होगा तो कुछ को सिंपल लगा होगा जिनके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे, बट कई बच्चों जिनके कॉन्सेप्ट सही नहीं होंगे उनको किसी को लेंथी लगा होगा, किसी को कुछ प्रॉब्लम आई होगी आज ही के पेपर में, ठीक है। इवन इससे पिछले भी जो निकले हैं, ठीक है, एक्सेप्ट फिजिकल एजुकेशन, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन मोस्टली बच्चे कर लेते हैं। तो इंग्लिश हो गया और फिजिक्स में आपको लग गया होगा कि नहीं, अगर मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे होते तो मैं क्वेश्चंस को जल्दी कवर कर लेता या कर लेती। चलिए, तो ये काम आपको मिल चुका है, सॉल्यूशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बायोमोलिक्यूल्स और मेटलर्जी। आप जिस भी बोर्ड से बिलोंग करते हो उसके अकॉर्डिंग आप ये कल की क्लास 3 बजे से पहले पहले आप प्रिपेयर्ड कर लोगे। एक वन मोर थिंग, अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है, आपके पास मेरा नंबर अवेलेबल है, आप तुरंत मुझे कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप के थ्रू भी मुझसे पूछ सकते हो। अगर मैं कॉल एक बार में पिक ना करूं, इट मींस मैं बिजी हूं किसी और क्लास में, तो आप लोग उस टाइम पे बार बार कॉल करके परेशान ना करना, ठीक है। आप मैसेज छोड़ देना, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपको रिस्पॉन्ड करूं आपके डाउट के रिगार्डिंग। चलिए, तो सॉलिड स्टेट की अगर हम लोग बात करें बेटा, सॉलिड स्टेट में क्योंकि आप गैसियस पहले पढ़ चुके होगे, 11वीं क्लास में गैसियस पढ़ा होगा, फ्लूइड्स पढ़ा होगा आपने, फिजिक्स में तो आप 2 तरह की स्टेट को स्टडी कर चुके हो। तो सॉलिड में बेसिकली हमें 2 तरह की स्टेट को पढ़ना होता है, क्रिस्टलाइन, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में केवल ओवरव्यू दे रहा हूँ। क्रिस्टलाइन आपने पढ़ रखा होगा, एक आपने एमोर्फस पढ़ रखा होगा, ये 2 चीजें आपने पढ़ रखी होंगी, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस के बारे में आपने रीड कर रखा होगा, ठीक है। अब क्रिस्टलाइन में मैं कुछ की पॉइंट्स आपको बोल दूं जो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमारे पास जो ये सबसे पहला तो पॉइंट, ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं। ये 4 ऑप्शन में आपको मिल सकता है, अगर इसके बेसिस पे किसी ने सिंपल क्वेश्चन रखना चाहा तो ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर पे होता है, पहला पॉइंट। दूसरा आपको इसमें याद रखना है, एन आइसोट्रोपिक नेचर का होता है, एन आइसोट्रोपिक, ठीक है। ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, एन आइसोट्रोपिक होता है, ठीक है। इसके हमारे पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट मिलते हैं, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ये की पॉइंट्स आपको याद रखना है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर, एनाइसोट्रोपिक, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। कौन कौन से? लॉन्ग रेंज ऑर्डर, एनाइसोट्रोपिक एंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। एमोर्फस की अगर हम लोग बात करें तो एमोर्फस सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर ये इरेगुलर है, ये इरेगुलर है। अगर ये रेगुलर अरेंजमेंट है इसमें पार्टिकल का, तो इसमें कैसा होगा? रेगुलर अरेंजमेंट होगा, ठीक है। तो ये चौथा पॉइंट आपने यहाँ से निकाल लिया। अब ये अगर एनाइसोट्रोपिक हैं तो ये आइसोट्रोपिक होंगे, आइसोट्रोपिक होंगे, ये डिफरेंस हो गया इसमें, ठीक है। केवल 2 ही करना है, इसके अलावा पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में किसी को स्टडी नहीं करना है, केवल 2 ही पढ़ना है बोर्ड लेवल पे, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस, ठीक है। सभी बच्चे क्लास के बाद एनसीईआरटी रीड जरूर करेंगे, इरेगुलर और आइसोट्रोपिक। इसके अलावा आप इसमें मेल्ट के लिए आप कह सकते हो कि मेल्टिंग पॉइंट एक टेम्परेचर पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओवर अ टेम्परेचर, ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर ये मेल्ट हो जाते हैं, ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। अगेन आई एम रिपीटिंग, ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। एनाइसोट्रोपिक जो हमारे पास सॉलिड्स होते हैं वो मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मैं इसमें कहूंगा, दैट इज ये हमारे पास शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, दीज आर शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ठीक है। तो मैंने एक बेसिक बता दिए, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड, ठीक है। क्या होता है एक लैटिस जाल, क्या होता है बेटा? आपने लैटिस के बारे में स्टडी किया होगा, लैटिस, ठीक है। लैटिस क्या होता है? एक मन से माना हुआ काल्पनिक जगह, इमेजिनरी एक ऐसा प्लेस जहां पर आपने डॉट्स का कलेक्शन कर दिया, ठीक है। वो हमारे पास बन गया स्पेस लैटिस। क्या बन गया? वो स्पेस लैटिस बन गया। आपने मन से हवा में 3D में पॉइंट मन से बना लिए, एक डॉट इधर है, एक डॉट इधर है, एक डॉट इधर है, एक डॉट इधर है, ऐसे ये सब आपके मन में चल रहा है,
ये सब आपके मन में चल रही है कलेक्शन ऑफ डॉट्स, ठीक है। ये 2D 3D आप कैसे भी अरेंज कर सकते हो। दिस इज स्पेस लैटिस, ये क्या है हमारे पास, स्पेस लैटिस है बच्चा। और अगर आप इसको 3D में अरेंज कर लोगे, यानी कि आप जेड एक्सिस को भी इंट्रोड्यूस कर दोगे, तो ये एक स्पेस लैटिस आपका 3D में आ गया। आप सिंगल डायरेक्शन में करोगे तो 1 डायमेंशन हो गया, 2 डायरेक्शन में करोगे यानी एक्स और वाई प्लेन में करोगे तो 2 डायमेंशन का हो गया, और अगर आप तीनों डायरेक्शन में कर लोगे एक्स वाई जेड में, तब हमारे पास 3 डायमेंशन का हो चुका है, ठीक है। तो ये स्पेस लैटिस को, इस डॉट्स को अगर आप बदल दें किसी एटम या किसी आयन से, किसी एटम या किसी आयन से बदल दोगे, तो ये हमारे पास जो कहलाएगा, ये हमारे पास स्पेस लैटिस कहलाएगा। दिस विल बी क्रिस्टलाइन, ठीक है। ये हमारे पास क्रिस्टल लैटिस बन जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्रिस्टल लैटिस बन जाएगा, ठीक है। तो ये स्पेस लैटिस को ही आप क्रिस्टल लैटिस में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, जो आपने इमेजिन कर रखे हैं पॉइंट, जो आपने पॉइंट इमेजिन कर रखे हैं, उन्हीं पॉइंट्स को अगर बच्चा आप चेंज कर दो तो आपके पास क्रिस्टल लैटिस बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। अब यहाँ पर एक टर्म आपके सामने आ सकता है यूनिट सेल। यूनिट सेल के बारे में आपने सुन रखा होगा, यूनिट सेल। इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन निकालेंगे जो पेपर में पूछे जा सकते, ये बेसिक बातें नहीं पूछी जाएंगी। यूनिट सेल की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट है, जिसको बार बार रिपीट करके आप पूरा लेटेस्ट डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट है, जिसको बार बार रिपीट करके पूरा एक नेटवर्क क्रिएट किया जा सकता है, एक बड़ा सा जाल बुना जा सकता है। वही हमारे पास यूनिट सेल है। जिस कमरे में आप बैठे हुए हो, अगर आप उसको यूनिट सेल मान लो, और उन्हीं कमरों को आप इतने बार रिपीट कर दो तीनों डायरेक्शन में एक्स वाई जेड, कि एक बहुत बड़ा सा लेटिस बन जाए उन कमरों से। एक कमरा था, आपने इमेजिन किया उस कमरे के बगल में एक और कमरा आ चुका है, ठीक है। आपने इमेजिन किया उस कमरे के ऊपर भी एक कमरा आ चुका है, आपने इमेजिन किया उस कमरे के नीचे भी एक कमरा आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आपने काफी सारे कमरों के बारे में ऐसे सोच लिया, ठीक है, कि साइड में हर जगह पे ये कमरे चले आ रहे हैं, ठीक है। तो पूरे में आपने बना दिए कमरे 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 कमरे, इस तरह से जब आपने बनाए तो ये जो हमारे पास सिस्टम बन गया, ये हमारे पास एक लैटिस बन गया। क्या बन गया बेटा, लैटिस बन गया, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जो सबसे छोटा यूनिट था, जिसको बार बार रिपीट करने से पूरा लैटिस बन सकता था। जैसे आपका मन हुआ कि भाई 4 डॉट ऐसे हैं जिनका कोई डिस्टेंस है a, यानी कि एक स्क्वायर है। अब स्क्वायर को बार बार बनाते हैं हर जगह, ऊपर नीचे हर जगह बार 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 रिपीट करते चलते हैं इस स्क्वायर को, तो आपके पास क्या बन जाएगा बेटा, आपके पास बन जाएगा यूनिट सेल रेडी हो जाएगा आपके पास, यानी आपके पास एक पूरा एक लैटिस रेडी हो जाएगा। तो इस लैटिस को बनाने के लिए जो बेसिक यूनिट है वो हमारे पास क्या कहलाता है, यूनिट सेल कहलाता है। यूनिट सेल में हमारे पास 2 तरह के सिस्टम होते हैं। एक हमारे पास चलता है बेटा प्रिमिटिव, जिसको सिंपल भी कहा जाता है, कई लोग इसको सिंपल के नाम से जानते होंगे, प्रिमिटिव भी कहते हैं इसको और सिंपल भी कहते हैं। दूसरा हमारे पास होता है नॉन प्रिमिटिव, ठीक है, नॉन प्रिमिटिव। अब प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में क्या बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में बेटा केवल एक ही डिफरेंस है कि इसमें जो एटम्स या आयन जो आप लगा रहे थे, एटम लगा रहे थे, आयन लगा रहे थे, वो आपके डिजाइन किए हुए स्ट्रक्चर में, जो आपने स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे थे यूनिट सेल का, जैसे मैंने स्क्वायर ले लिया था, ठीक है। तो आपने स्क्वायर ले लिया, आपने बहुत सारी ज्योमेट्री पॉसिबल है, आपने पेंटागोनल है, हेक्सागोनल, कोई आपने पर्टिकुलर ज्योमेट्री ले ली, ठीक है। उस ज्योमेट्री के ओनली अगर कॉर्नर पर आप एटम को अरेंज करोगे, ओनली कहां पर बेटा, कॉर्नर पर अरेंज करोगे, तो वो प्रिमिटिव या सिंपल कहलाएगा। और नॉन प्रिमिटिव बेटा आपका कैसा होगा, नॉन प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव बेटा आपका कहलाएगा जहां आपने कॉर्नर के अलावा कहीं और एटम्स को अरेंज कर दिया, ठीक है। तो वो हमारे पास नॉन प्रिमिटिव कहलाता है, ठीक है। अब इस यूनिट सेल के अंदर हमारे पास अलग अलग तरह के हमको सिस्टम पढ़ना है। एक हमको जैसे सिंपल क्यूबिक भी पढ़ना होगा, सिंपल क्यूबिक एक हमारे पास होता है, एक हमारे पास बॉडी सेंटर्ड होता है, और एक हमारे पास फेस सेंटर्ड होता है, ठीक है। सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, और एक हमारे पास फेस सेंटर्ड सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये इस तरह के हमको पढ़ना होंगे जो मेन हमारे सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा एक और मैं आपको बता दूं कि जो यूनिट सेल हमारे पास है बेटा, जो यूनिट सेल है, ये यूनिट सेल के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इवन ये क्वेश्चन नीट में भी आ चुका है इसी साल के पेपर में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एनटीए वालों ने दिया है, तो हो सकता है कि सीबीएसई वाले भी उस तरह का क्वेश्चन डिजाइन कर ले, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, उन्होंने बेटा क्या दे दिया था, उन्होंने एक सिस्टम दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारे पास ब्रेवियस नाम का एक साइंटिस्ट है,
कौन है? ब्रेवियस नाम का एक साइंटिस्ट है जिसने 14 टाइप के स्मॉलेस्ट पॉसिबल 3D यूनिट सेल बनाए हैं। कितने बनाए उसने? 14 टाइप के स्मॉलेस्ट पॉसिबल 3D यूनिट, जिसको उसने 7 शेप के साथ डिजाइन किया। 7 शेप के साथ उसने डिजाइन किया। कितने? 14 डिजाइन किए, 7 शेप के साथ 14 डिजाइन किया उसने। ठीक है, तो कौन कौन से वो 7 थे, वो नाम आपको पता होना चाहिए। किस बेसिस पे उसने डिजाइन किए थे, ये बात आपको पता होना चाहिए। और उसके कितने पॉसिबल टाइप थे, कि हर एक का ऐसे नहीं कि 7 शेप थे तो हर एक के 2 लेकर के 14 टोटल बने थे, नहीं ऐसा नहीं था। क्या था हमारे पास? 7 शेप में किसी का 1 बना, किसी के 3 बने, किसी के हमारे पास 2 बन पाए, किसी के 4 बन पाए। ठीक है, तो वो अलग अलग केसेस बना करके टोटल जो केस बने हैं वो 14 टाइप बने हैं। और उसमें से एक टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। क्या था वो? इस टेबल के थ्रू। ठीक है, तो मैं वो टेबल आपके लिए बना रहा हूं बेटा, ध्यान से समझना। एक हमारे पास है क्यूबिक, एक हमारे पास क्यूबिक शेप है। ये आपको याद होना चाहिए कि क्यूबिक में सभी लेंथ बराबर होती हैं, एबीसी तीनों लेंथ आपस में बराबर होती हैं। तो हो सकता है कि लेंथ से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि क्यूबिक आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो, तो क्यूबिक के बारे में आप जानते हो कि तीनों एंगल जो हमारे पास होते हैं, देखो क्या होता है बेटा, ये हमारे पास ये सिस्टम होता है, एक्स वाई और जेड। एक्स में आपके बीच यहाँ पर कोई एंगल बन गया अल्फा, एक बन गया बीटा और एक बन गया गामा, ये तीनों एक्सेस में। अब ये एक्स पे आपने लेंथ मान ली कि यहाँ पर अपने पास लेंथ चल रही है ए, यहाँ लेंथ चल रही है बी, यहाँ लेंथ चल रही है सी। तो ये जो तीनों लेंथ हैं, ये लेंथ अगर अलग अलग कर दी जाए या सेम कर दी जाए या एंगल इक्वल कर दिए जाए या अलग अलग कर दिए जाए, उस बेसिस पे ब्रेवियस ने 14 स्ट्रक्चर डिजाइन किए ऑन द बेसिस ऑफ 7 टाइप ऑफ शेप। जिसमें से पहले शेप का नाम क्या है बेटा? क्यूबिक नाम है। तीनों साइड आपस में बराबर, तीनों एंगल आपस में बराबर। और इसमें हमारे पास जो पॉसिबल उसने स्ट्रक्चर बनाया था वो प्रिमिटिव यानी कि सिंपल भी बनाया था, बॉडी सेंटर्ड यानी कि पूरे शेप के एक बॉडी के सेंटर पर भी उसने एटम को लगाया, और फेस सेंटर्ड यानी कि जो फेस हमारे पास, जिस रूम में आप बैठे हुए हो तो आपको 6 फेस दिखाई दे रहे होंगे। आपके पीछे वाला वॉल, सामने वाला वॉल, लेफ्ट वाला वॉल, राइट वाला वॉल, अवर्ड वाला वॉल, तो आपको 6 वॉल्स नजर आ रहे होंगे। तो फेसेस पे भी अरेंज थे। तो ये 3 तरह के हो गए। ठीक है, और ये पूरी टेबल आपने पढ़ रखी होगी, एनसीईआरटी में भी दी हुई है आपके पास। टेट्रागोनल, ठीक है, टेट्रागोनल हमारे पास सेकेंड टेट्रागोनल। तीसरा आपके पास बेटा है ऑर्थोरोम्बिक, ये भी आपको याद होना चाहिए। ये इससे क्वेश्चन बनेगा बनेगा, अगर बना ना तो आपसे बेटा मैं बता रहा हूं कि सीधे सीधे वो एंगल दे देगा, कहेगा ये ऑर्थोरोम्बिक में या हेक्सागोनल में या रोम्बोहेड्रल में कौन सा कलेक्शन सही है। अल्फा बीटा सेम होते, डिफरेंट होते, इक्वल टू 90 होते या 120 होते, इस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ये आपको बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए कि कोई भी बच्चा बोले भाई क्यूबिक में क्या होता है, टेट्रागोनल में क्या होता है, ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है, हेक्सागोनल में क्या होता है। ठीक है, ये हेक्सागोनल है। ठीक है, हेक्सागोनल होता। फिफ्थ हमारे पास कौन सा होता है बेटा? रोम्बोहेड्रल। ठीक है, रोम्बोहेड्रल जो है, कुछ कुछ लोग रोम्बोहेड्रल को ट्राइगोनल भी बोलते हैं। ठीक है, तो रोम्बोहेड्रल वर्ड भी आप याद रख सकते हो, आप इसमें ट्राइगोनल वर्ड भी याद रख सकते हो। ठीक है, सारी चीजें बोर्ड लेवल पे ही चल रही हैं, इतना डीप में अपन पढ़ नहीं रहे हैं, तो ध्यान से सारे लोग सुनते रहे। ठीक है, जो बच्चे इधर उधर की बात अपने दिमाग में ला रहे हैं, इधर सारे लोग ध्यान लगाएं जरा। ट्राई क्लिनिक, और जिसको सारी चीजें पहले से पता है तो बिंदास ना बैठे, सारी चीजें फिर से ध्यान से सुन लें, और मेरे लिखने से पहले अपने मन में आंसर करें कि ट्राइगोनल की क्या साइड हमारे पास बराबर होती हैं? बिल्कुल नहीं होती ही। 2 साइड आपस में बराबर होती, तीसरी साइड बराबर नहीं होती। ऑर्थोरोम्बिक की साइड बराबर होती है? बिल्कुल नहीं होती। इनकी साइड भी हमारे पास कुछ इस तरह से चलती है कि 2 साइड तो बराबर होती बट थर्ड साइड बराबर नहीं होती। क्या हेक्सागोनल में होती है बेटा? हेक्सागोनल में भी नहीं होती, इन 3 में हमारे पास नहीं होती हैं। रोम्बोहाइड्रल में क्या साइड बराबर होती हैं? बिल्कुल, ये क्यूबिक के भाई हैं, इनकी साइड बिल्कुल बराबर होती हैं। मोनोक्लिनिक में बिल्कुल नहीं होती, कोई भी साइड किसी के बराबर नहीं होती। ट्राई क्लिनिक में कोई भी साइड किसी के बराबर नहीं होती। तो ये चीजें आपको याद रखना पड़ेगी कि मोनो ट्राई का भाई है, रोम्बो क्यूबिक का भाई है, टेट्रा ऑर्थो हेक्सा जो है वो आपस में बिल्कुल सेम है साइड के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा? साइड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर एंगल की बात की जाए तो एंगल हमारे पास देखो, इनमें तीनों एंगल ही 90 है। इनमें ये हमारे पास एंगल 90 चलते हैं। ठीक है, ये 90 90 90, और हमारे पास ऑर्थो के अंदर भी तीनों एंगल 90 होते हैं। ऑर्थो में भी हमारे पास
तीनों एंगल 90 होते हैं। खेल कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा? हमारे पास खेल स्टार्ट होता है हेक्सागोनल से। हेक्सागोनल में 2 एंगल तो आपके बेटा 90 होते हैं, और थर्ड एंगल 120 होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा रोम्बोहेड्रल में तीनों ही एंगल आपस में बराबर तो रखे जाते हैं, बट वो 90 नहीं रखे जाते हैं। बाकी जो बचे हुए हमारे पास मोनो और ट्राई, तो यहाँ पे अल्फा गामा 90 है, बीटा 90 नहीं है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और यहाँ पर अल्फा बीटा गामा जो है ये आपके पास 90 तीनों ही नहीं होते हैं। मैंने आपकी शीट में एक क्वेश्चन भी इसका डाला हुआ है आपके पास। जिन बच्चों के पास शीट नहीं पहुंची है अभी तक सॉलिड स्टेट की, वो शीट मुझसे मांग लेना आफ्टर दी क्लास। उसमें अराउंड 100 क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस भी है, असर्शन रीजन भी है, और वो शीट जो है वो एमटीजी की है। जिसके पास बुक है तो बुक से लगा लेना, एमटीजी से लगा लेना। ये गारंटी नहीं है कि उससे एक भी क्वेश्चन फंसे। आप सोचो कि इस शीट से ही क्वेश्चन आना, नहीं, ये शीट केवल आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए है, ताकि आप पेपर में अच्छे से वहां परफॉर्म कर पाओ। ये केवल इस पर्पज से शीट डिजाइन की गई है। जो एमटीजी मैंने पूरी पढ़ी, इसके अलावा मेरे पास और भी सारी बुक्स थी, बट मुझे लगा कि एमटीजी बेटर है एज कंपेयर टू अदर। उसके जो क्वेश्चंस का लेवल है वो आपके सोचने की क्षमता को बढ़ाएगा। उसके जैसे क्वेश्चन से आपको ये आइडिया लगेगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं क्वेश्चन बनने की, ठीक है। अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से उनको लगाओगे तो चीजें आपकी बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिमिटिव बॉडी सेंटर्ड फेस सेंटर्ड होता है, ये हमारे पास प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड होता है, ये हमारे पास प्रिमिटिव बॉडी सेंटर्ड फेस सेंटर्ड और एज सेंटर्ड। याद रखना कि एज सेंटर एक तो ये है, ये ओनली प्रिमिटिव, ये ओनली प्रिमिटिव, ये प्रिमिटिव के साथ हमारे पास एज सेंटर भी होता है, ठीक है। एजेस क्या होती है वो सब अपन डिस्कस करेंगे। और ये प्रिमिटिव, तो ये एक इंपॉर्टेंट टेबल आपके सामने आ चुकी है, ठीक है। अब एक बार ध्यान से सुनो सारे लोग, सबको आवाज आ रही है? सबको सुनाई दे रहा है? कोई बच्चा सो तो नहीं गया? सर ऑर्थोरोम्बिक की साइड रॉन्ग है, ए बी सी। ऑर्थोरोम्बिक में बेटा क्या होता है, क्या ए और बी और सी आपस में बराबर नहीं होते हैं। ए बी सी आपस में बराबर नहीं होते हैं ऑर्थोरोम्बिक में, ठीक है। ऑर्थोरोम्बिक में तीनों ही बराबर नहीं होते। अच्छा वो ये कह रहा है, ठीक है, सही बात कह रहे हो बेटा, ऑर्थोरोम्बिक में तीनों ही बराबर नहीं होते हैं। ए बी सी आपस में इक्वल ऑर्थोरोम्बिक में नहीं होते हैं, माइंड मिस्टेक। चलिए सारे लोग जाग रहे हैं ना? सुनो बेटा बात ध्यान से सुनो, सारे लोग ध्यान से सुनो बात को। अगर क्लास खत्म हो जाती है तो आपको फिर से क्लास ज्वाइन करना है। 33 स्टूडेंट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, कोई भी बच्चा गायब नहीं होगा, ठीक है। सारे लोग, नहीं मुझे तो ये चैप्टर आता था, मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, मैं क्यों अपना रिवीजन करूं, ठीक है। तो ये सब बातें नहीं आना चाहिए। चलिए अपन जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। इसी चैप्टर में इंपॉर्टेंट कुछ और बातें कर लेते हैं। आपने देखा सिंपल देखा, आपने बॉडी सेंटर्ड देखा, आपने फेस सेंटर्ड के बारे में सुना। 3 नाम आपने सुने, सिंपल क्यूबिक, ठीक है। सिंपल क्यूबिक सिस्टम यानी कि ओनली कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं एटम, ओनली कॉर्नर पे, ठीक है। एक होता है बॉडी सेंटर्ड, एक हमारे पास होता है बेटा फेस सेंटर्ड सिस्टम, ठीक है। एक होता है फेस सेंटर्ड सिस्टम। अगर मैं इनकी पिक्चर आपको दिखाऊं सॉलिड स्टेट के, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको इसकी पिक्चर 3D में दिखाता हूं। सर क्वेश्चन कब कराओगे बेटा? कराऊंगा बेटा। चलिए देखिए, ये आपके पास सिंपल क्यूबिक सिस्टम आपको नजर आ रहा होगा आपके सामने। बिल्कुल कॉर्नर 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 पे एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ये आपके पास इस तरह से एटम्स को अगर मैं बड़ा कर दूं तो कुछ इस शेप में हो जाएंगे, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट पिक में इसको कट भी करेंगे लाइक दिस। तो बेटा रियलिटी में ये क्यूब जो बन रहा है ना, वो कुछ ऐसे बन रहा है जिसमें कॉर्नर पे एटम्स तो प्रेजेंट तो थे, बट वो एटम्स अपना पूरा पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे रहे। फिर से देखो, ये एटम्स आपको लग रहे हैं कॉर्नर पे प्रेजेंट है, इन रियलिटी वो कैसे प्रेजेंट होते हैं? वो कुछ इस तरह से प्रेजेंट होते हैं कि हर एक एटम दूसरे के पास पास, सॉलिड स्टेट है आप जानते हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
होगा तो एटम्स पास पास लगे हुए होंगे, तो ये एटम्स देखो हर जगह से आपको बिल्कुल पास पास नजर आ रहे होंगे, ठीक है। और मिंत्रा वाले परेशान कर रहे हैं। चलिए देखिए, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में अगर मैं इसको कट करके दिखाऊं ना एटम्स को, तो आप समझ गए कि ये हमारे पास क्यूब कैसे बन रहा है। एटम्स की हेल्प से ही क्यूब बन रहा है। इन रियलिटी एटम्स का अरेंजमेंट कुछ ऐसा है सेंटर टू सेंटर कनेक्ट करने के बाद कि उसके अंदर एक ऐसी ज्योमेट्री पाई गई कि वो एक क्यूब के फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। यहां पर हमारे पास एक बॉडी सेंटर है, यानी कि एटम्स कॉर्नर पे तो है ही, और साथ में एक एटम कहां घुसेड़ दिया गया, पूरे बॉडी के सेंटर पे। अगर मैं इसको बड़ा कर दूं तो कुछ इस तरह का शेप बनेगा। अब क्योंकि बॉडी के सेंटर पर एक एटम प्रेजेंट है तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस को वो बढ़ा देगा, कुछ ना कुछ डिस्टेंस हमारे पास बढ़ जाएगी, कुछ इस तरह का शेप आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ हमारे पास ऐसा शेप आ चुका है। ये हमारे पास फेस सेंटर्ड सिस्टम है, लाइक दिस। इस तरह का हमारे पास फेस सेंटर्ड सिस्टम है, ठीक है। तो फेस सेंटर्ड सिस्टम में बेटा ये एटम्स देखो आपको फेस पे भी नजर आ रहे होंगे, फेस पे, बट बॉडी के सेंटर पे नहीं है, कॉर्नर के साथ अलोंग विद कॉर्नर कहां प्रेजेंट है, फेस के सेंटर पे प्रेजेंट है। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास इस तरह से सिस्टम में अरेंज हो जाएंगे। ये एटम्स देखो बड़े हो गए। अब आपका मन हुआ कि नहीं सर इसको काट दिया जाए और देखा जाए कि अंदर से कहां पर क्यूब था, वो ये रहा आपका क्यूब, ठीक है। कुछ इस तरह से कट होने के बाद ये शेप बन जाएगा हमारे पास फेस सेंटर्ड का, ठीक है। एनसीईआरटी ने कुछ ऐसी पिक्चर बनाई हुई है, तो उस अब क्योंकि पिक्चर जो बनाई है उन्होंने केवल फोटो खींच के लगा दिया, रियलिटी में यही सारा प्रोसेस होने के बाद की कहानी है वो सब, ठीक है। चलिए, तो अब ऐड आ गया तो ये आप ये ऐप का आप हेल्प ले सकते हो। डॉक्टर ए के इज आल्सो वांट टू माय टेक माय क्लास, वेट। तो बेटा ये कुछ शेप हो गए, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि किस किस तरह के होते हैं। चलिए देखिए, तो ये आपने तीन तरह के पढ़ लिए, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, किस तरह से एटम्स अरेंज होते हैं, ये सारी कहानी आपको याद होना चाहिए। साथ साथ में आपको इनके बारे में क्या क्या पॉइंट याद होना चाहिए, ठीक है। मैं आपके सामने कुछ पॉइंट लिखूंगा जो आपको बिल्कुल रटे हुए होना चाहिए। जैसे पहला पॉइंट, सिंपल क्यूबिक हो चाहे बॉडी सेंटर्ड हो चाहे फेस सेंटर्ड हो, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, ये क्वेश्चन भी आपको शीट में दिया हुआ है। पहला ही क्वेश्चन यही था कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, शायद फेस सेंटर्ड सिस्टम था या वो उसमें पूछ रहा था कि कौन सा सिस्टम में बिल्कुल करेक्ट होगा। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ एटम एंड एज लेंथ, रेडियस ऑफ एटम और एज लेंथ, ये आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ एटम एंड एज लेंथ, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 आपको पता होना चाहिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। कोई बच्चे को पता है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है? जल्दी से टाइप कर दे छोटी सी डेफिनेशन, अगर किसी को पता है सिंपल वर्ड्स में, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है? डू फास्ट, जल्दी से लिख के भेजो बेटा डेफिनेशन। पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में आपको पता होना चाहिए, पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, यानी एटम्स अगर आए हैं और क्यूब बना रहे हैं तो कितनी जगह वो भर पा रहे हैं, कितनी जगह वो खाली रह जा रही है, ठीक है। अगर पैकिंग एफिशिएंसी आपको पता होगा तो वॉइड स्पेस भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वॉइड स्पेस, सर नंबर ऑफ एटम कंट्रीब्यूटिंग इन स्पेस ऑफ एटम, वेरी गुड, सही डेफिनेशन है, ठीक है। कितने एटम किसी पर्टिकुलर क्यूब के अंदर कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, मतलब टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है। आप जानते हो कि ये तो जो पिक्चर बन रही थी क्यूब की, वो तो एटम्स को कट होने के बाद बन रही थी, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो पाया एटम्स की वजह से, दैट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है। भले ही हमको पता है कि कॉर्नर 8 कॉर्नर पड़े हुए हैं, हमको ये नजर आ रहा है कि भैया 8 कॉर्नर है, 4 ऊपर है 4 नीचे कॉर्नर बने हुए हैं, बट ये 8 के 8 एटम, हर एक एटम अपना पूरा पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे रहा होगा। तनिष्का कह रही है कि पैकिंग एफिशिएंसी जो है वो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, मतलब ये डेफिनेशन के अलावा वो फॉर्मूला लिख के भेज रहे हैं। सर एफसी के मिडिल में भी एक एटम प्रेजेंट होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता बेटा, फेस सेंटर्ड में सेंटर पे नहीं होता, ओनली हमारे वॉल्स पे एटम्स प्रेजेंट होते हैं। सामने वाली दीवार पे आपके है, पीछे वाली दीवार पे है, राइट में भाई, लेफ्ट में भी, ऊपर भी नीचे भी, बट
पूरे क्यूब के सेंटर पे नहीं है, ठीक है, पूरे क्यूब के सेंटर पे नहीं है, ये आपको याद रखना पड़ेगी बात। तो ये कुछ पॉइंट है, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ एटम एंड एज लेंथ, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, पैकिंग एफिशिएंसी, वॉइड स्पेस, ये सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए। एंड वन मोर, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। हालांकि कोऑर्डिनेशन नंबर में बच्चे यहाँ कुछ जो बच्चे ज्यादा लेवल पे पढ़ोगे तो उन्होंने नेक्स्ट नियरेस्ट एटम के बारे में भी सुना होगा, बट अपन यहाँ पर नियरेस्ट पड़ोसी की बात करेंगे कि किसी पर्टिकुलर, जैसे ये एटम है तो इसके कितने पड़ोसी पॉसिबल हैं। तो बच्चों को लगता है सर एक ये रहा, एक ये रहा, ये एक ये रहा, तीन तो ये होगा, बेटा बगल में भी इसके रूम होगा, क्योंकि ये लेटेस्ट में अवेलेबल है, आप पढ़ रहे हो केवल एक यूनिट सेल के बारे में, ठीक है। तो ये हमारे पास अवेलेबल टोटल 6 होते हैं, किसमें, सिंपल क्यूबिक में। फेस सेंटर्ड में कितने होते हैं, सबकी क्वांटिटी आपको याद होना चाहिए, ये सारे पॉइंट आपको बिल्कुल एग्जैक्ट याद होने चाहिए, सारे वैल्यूज, यहाँ कोई कैलकुलेशन वाला खेल नहीं है। मैंने आपसे पूछा कि भाई Z सिंपल क्यूबिक के लिए कितना है, तो आप बोलोगे 1, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय Z। तो अगर मैंने पूछा Z किसके लिए कितना है, BCC के लिए कितना है, CCP या FCC, ठीक है, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग वर्ड, या मैं अगर FCC बोल दूं तो आप समझ आना सेम ही बात चलिए, फेस सेंटर्ड और क्यूबिकल क्लोज पैकिंग वर्ड में सेम चलेगा। HCP हमारे पास अलग चलेगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, वहां पर 6 वैल्यू होता है, ठीक है। तो ये आपको किन किन के लिए याद रखना है बेटा, ये आपको याद रखना है Z का वैल्यू आपको किस किस के लिए याद रखना है, बॉडी सेंटर्ड दैट इज 1, फेस सेंटर्ड के लिए बेटा आपको याद रखना है कि फेस सेंटर्ड के केस में हमारे पास होता है 4, ठीक है, और यही हमारे पास क्यूबिकल क्लोज पैकिंग में भी सेम आता है, ठीक है। एक हमारे पास बॉडी सेंटर्ड में 2 होता है, सिंपल क्यूबिक में 1 होता है, सॉरी, बॉडी सेंटर्ड में 2 होता है, सिंपल क्यूबिक में 1 होता है। इसके अलावा आपको HCP के लिए बेटा डायरेक्टली याद रखना है 6। ये कुछ पॉइंट है, अगर किसी बच्चे को कुछ भी नहीं पता ना सॉलिड स्टेट में, वो पहली बार ये सब कहानी कर रहा है और वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा था, मतलब उसका ध्यान ही कहीं और था, पबजी में, फ्री फायर में, या यूट्यूब पे वो शायद वीडियो बनाने लगा हो, क्योंकि अब तो टिकटॉक बंद हो चुका है, तो वो नहीं बना पा रहा होगा उस पर, ठीक है। तो वो शायद इस सब में बिजी रहा हो, तो मैं कह रहा हूँ कि डायरेक्टली इसको याद कर ले, वो नहीं जाए कॉन्सेप्ट पे, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि पूरे कॉन्सेप्ट को आराम से एक एक चीजों को समझे, वो डायरेक्टली रट ले कि Z किसके लिए कितना, डायरेक्टली रट ले इन सब चीजों को। पैकिंग एफिशिएंसी के वैल्यू डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए। पैकिंग एफिशिएंसी हमारे पास 74% किसमें होता है बेटा, 74%, जल्दी से आंसर करो, 74% किसका होता है, 74%, अभी तक आंसर नहीं आया, सो रहे हैं बच्चे। 74% किसका होता है पैकिंग एफिशिएंसी, किसी को नहीं पता, FCC का, वेरी गुड बेटा। पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल क्यूबिक में कितना होता है, सिंपल क्यूबिक में कितना होता है पैकिंग एफिशिएंसी, जल्दी बेटा जागो जागो सारे लोग, पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल क्यूबिक में कितना होता है, पता ही नहीं है सिंपल क्यूबिक में पैकिंग एफिशिएंसी, सिंपल क्यूबिक में बेटा 52.4 होता है, ठीक है, और FCC में हमारे पास 74 होता है। तो बॉडी सेंटर्ड में कितना होगा, बॉडी सेंटर्ड में पैकिंग एफिशिएंसी कितना होगा, जल्दी बोलो, बॉडी सेंटर्ड में पैकिंग एफिशिएंसी कितना होगा, सो रहे हैं बच्चे, जल्दी जागो बेटा। हाँ, एक बच्चा आंसर कर रहा है, प्रख्यात, हर्ष, चर्चित, अब आंसर आना शुरू हो गया, हाँ भाई सारे जाग गए, 68% होगा, बिल्कुल सही बेटा। तो वॉइड स्पेस निकाल लोगे, 100 माइनस पैकिंग एफिशिएंसी रिप्रेजेंटेड बाय ईटा, ठीक है, इसको ईटा बोलते हैं, ये हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या याद है, सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड के लिए कितना कोऑर्डिनेशन नंबर चलता है, कितना कोऑर्डिनेशन नंबर चलता है, बोलिए जल्दी, जल्दी से बोलिए बेटा, सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड के लिए कितना हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, नहीं पता है, नहीं पता है, सिंपल क्यूबिक के लिए बहुत बहुत गंदे आंसर आ रहे हैं, 1 2 3 4 के टर्म में आ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 1 2 3 4 के टर्म में आना स्टार्ट हो गए, बहुत बहुत वाहियात आंसर आ रहे हैं, नहीं पता, नहीं पता, कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं पता, सिंपल क्यूबिक के लिए रट लो 6, सिंपल क्यूबिक के लिए बेटा रट लो 6, ठीक है, फेस सेंटर्ड के लिए रट लो बेटा 12, फेस सेंटर्ड के लिए सीधे सीधे आप रट लो बेटा 12, बॉडी सेंटर्ड के लिए 8, याद रखना कि ये 12 जो है वो हमारे पास HCP के लिए भी होता है, ठीक है, और CCP के लिए भी होता है, ये बात आप याद रखना, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर भी हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही होता है, ये बात आपको याद रखना है। फेस सेंटर्ड के लिए कितना 12 और हमारे बॉडी सेंटर्ड के लिए 8, सिंपल क्यूबिक के लिए 6, ये डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए
इसमें कोई आपको सोचना नहीं है। एग्जाम्पल्स आप, कोई बच्चा एग्जाम्पल दे सकता है क्यूबिकल क्लोज पैकिंग में कौन कौन से एटम्स हो सकते हैं, कोई एटम का एग्जाम्पल दे सकता है क्यूबिकल क्लोज पैकिंग या फेस सेंटर्ड के रिगार्डिंग, किसी बच्चे को एग्जाम्पल पता है। ऐसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, तब भी आप आंसर नहीं कर पाओगे।